देखो आज अपन को पढ़ना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संबंध कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से है। सामान्य अर्थ दिख रहा है, कृत्रिम भी हम समझते हैं कि जो प्राकृतिक नहीं, जो बनाया गया है, मानव द्वारा जो बनाया गया है वो चीज कृत्रिम कहलाती है। और बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता का साधारणता मतलब निकाला जाता है कि व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होती है, व्यक्ति सोच समझ सकता है, तो उस व्यक्ति को हम बुद्धिमान कहते हैं। तो यहां पर देखो ऐसी बुद्धिमत्ता की बात हो रही है जो मानव निर्मित है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो मानव निर्मित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहला रही है। अब सवाल यह है कि ये कंप्यूटर विज्ञान में क्या कर रही है। तो देखो मानव ने मशीन का निर्माण किया। मशीन मशीन का निर्माण किया। मशीन का निर्माण क्यों किया? अपनी सुविधा के लिए। भाई जो शुरुआत जहां से हुई है मशीन के आविष्कार, उसका मूल उद्देश्य था मानव को सुविधा प्रदान करना। चाहे छोटी से छोटी, भाई सुई भी एक मशीन है, और चाहे विशालकाय मशीन जो आपको दिखाई दे रही है वो भी एक मशीन है। प्रत्येक मशीन का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए किया। मनुष्य ने जो मशीन बनाई थी वो मशीन स्वयं से कुछ नहीं कर सकती थी। मनुष्य को अपने हाथों से मशीन को चलाना होता था। ठीक है, फिर ये मशीन थोड़ी सी और इसमें रिसर्च होते हैं और रिफाइन होती है। मशीन में ऑटोमेशन आता है, ऑटोमेटिक मशीन होती है कि एक बार आपने चालू कर दिया वो अपना काम कर दे रही है। तो देखो जो हमने मशीन बनाई थी, इसी मशीन का संशोधित रूप हमको क्या है, ऑटोमेटिक मशीन के रूप में दिखाई देता है। फिर इस पे और रिसर्च चलते रहता है। धीरे धीरे समय के साथ क्या है, हमने देखा कंप्यूटर का आविष्कार होता है। कंप्यूटर का आविष्कार होता है और कंप्यूटर के आविष्कार से क्या है, मशीनों का एक नया युग प्रारंभ होता है। हर मशीन को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा था। मतलब मशीन अब चाहे छोटा से छोटा, जैसे उन्होंने कहा वजन नापने के लिए एक तराजू होता था, तो उस जो तराजू है उसमें भी कंप्यूटराइज कर दिया गया। तो आज देखते हैं कि पूरे कंप्यूटराइज्ड कांटे हमको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो मशीन थी, मशीन में बड़ा परिवर्तन कब आया? जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और कंप्यूटर मशीनों से कनेक्ट होने लगा और कंप्यूटर बेस्ड मशीनें बनने लगी। अब देखो कंप्यूटर भी हमने पढ़ा है, इसमें दो हिस्से मेन होते हैं। एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पता है सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर को प्रोग्राम का दिया गया निर्देश, और हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये दोनों से मिलकर कंप्यूटर काम करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर ही कंप्यूटर बनता है और यही कंप्यूटर इसी से रन होता है। अब इस कंप्यूटर में एक नई बात जोड़ दी और वो है बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर का एक और अनिवार्य अंग समय के साथ जुड़ा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पुरानी चीज हो गई है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा अब कंप्यूटर के निर्माण में बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग किया जा रहा है। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जा रहा है जो क्या है, बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया जा रहा है। तो जो इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया जा रहा है, तो वो कंप्यूटर विज्ञान की एक अलग ब्रांच हो गई। भाई कंप्यूटर विज्ञान से एक अलग ब्रांच रोबोटिक्स बनी कि एक ऐसी मशीन बनाना है जो मानव की तरह काम कर सके, किसी भी परिस्थिति में काम कर सके। फिर समय के साथ क्या है, अब कंप्यूटर विज्ञान में एक और ब्रांच निकल गई। मतलब देखो कंप्यूटर विज्ञान में पहले तो देखो केवल व्यक्ति या तो हार्डवेयर करता था, सॉफ्टवेयर करता था, दो ही ब्रांचेस थी कंप्यूटर विज्ञान में। उसमें रोबोटिक्स से जुड़ी, अब उसमें बुद्धिमत्ता भी जुड़ गई है कि हमको एक ऐसी मशीन बनाना है या एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है जो मानव की तरह प्रतिक्रिया दे सके, मानव की तरह सोच सके, समझ सके, समस्याओं का विश्लेषण कर सके और कुछ नया भी सृजित कर सके। देखो एक चीज और याद रखना कि कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर बौद्धिक या बुद्धिमान तब माना जाएगा, बौद्धिक तब माना जाएगा जब वो तीन शर्तों को पूरा करता हो। मतलब हम किस मशीन को इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे, तो उसके लिए तीन शर्तें हैं। पहली बात तो क्या है, उस मशीन में स्मृति क्षमता होनी चाहिए।
स्मृति क्षमता। और देखो यहाँ पे स्मृति क्षमता सामान्य स्टोरेज कैपेसिटी ने, स्टोरेज कैपेसिटी से अलग की बात की, एक बार उसको निर्देश दिया उन्हें याद कर लिया, अब बार बार वो चीज दोहराने की उसको जरूरत नहीं है, उसकी क्या है मेमोरी होनी चाहिए, ऐसी मेमोरी होनी चाहिए कि वो एक बार दिए गए निर्देशों को सदा के लिए अपने अंदर बिठा ले। मानव की होती है ना स्मृति क्षमता, कि व्यक्ति को पहचान लेता है, एक बार निर्देश दिया तो ऐसी स्मृति क्षमता होगी जिस मशीन में, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे। ये पहली शर्त है, एकमात्र शर्त नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में स्मृति क्षमता होती थी लेकिन हम उसको क्या है एआई बेस्ड कंप्यूटर नहीं कहते थे। दूसरा उसकी उसके अंतर्गत क्वालिटी होनी चाहिए, निर्णय लेने व विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने व विश्लेषण करने की क्षमता। ठीक है ना, बिना किसी निर्देश के स्वयं से निर्णय ले सके, एनालाइज कर सके, समस्या है या कोई उसको टास्क दिया है उस टास्क को एनालाइज करे और उसके बाद कोई निर्णय ले। तो दूसरी उसमें सबसे मेन चीज होनी चाहिए क्या है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और समस्याओं का विश्लेषण, एनालाइज, खोल के समस्या को समझे। और देखो याद रखना, ये दोनों चीज सुपर कंप्यूटर बहुत सही तरीके से करता था। सुपर कंप्यूटर की ये बहुत विशेषता है कि एक तो सुपर कंप्यूटर की मेमोरी बहुत तेज है और दूसरा सुपर कंप्यूटर स्वयं से निर्णय ले सकता है, विश्लेषण कर सकता है। और इसलिए आपने सुना होगा कि कंप्यूटर ने कहा कि शतरंज के खिलाड़ी को हरा दे रहा है, तो शतरंज के लिए क्या सुने चाल को सोचना पड़ रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि सामने वाले ने ये चला है, इसके रिस्पॉन्स स्वरूप अब मैं अगली चाल क्या चलूंगा। लेकिन सुपर कंप्यूटर एआई कंप्यूटर से अलग है। सुपर कंप्यूटर केवल सुपर कंप्यूटर है, इसके बाद है एआई बेस्ड कंप्यूटर। तो देखो सुपर कंप्यूटर में दो चीज होती है, लेकिन तीसरी चीज जो एआई के लिए अत्यधिक जरूरी है, बिना इसके इंटेलिजेंट मशीन नहीं मानी जाएगी, और वो है नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता, ये सबसे मेन बिंदु है किसी भी मशीन को एआई बौद्धिक या इंटेलिजेंट मशीन मानने के लिए। कि अब मशीन देखो, ये केवल मनुष्य की विशेषता थी कि नए विचारों का सृजन कर सकता था। हमारे जितने वैज्ञानिक आविष्कार हैं, या आप अन्य कोई सिद्धांत दिया ना कि किसी के नाम से उन्होंने कहा कि भैया मैकियावेली है, तो मैकियावेली ने अपना कोई सिद्धांत दिया है। कोई पोएट है, वो पोएट्री लिख रहा है, शायरी लिख रहा है, गाने लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, तो किसी ने नया सोचा, हो सकता है उसका वो पेटेंट मिल जाए उसको, या फिर वो उस दिशा में आगे बढ़े। तो ले दे के क्या है, ये चीज केवल मनुष्य के पास होती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज मशीन को दे दी जा रही है कि अब मशीन खुद नए विचारों का सृजन करने में सक्षम है, कि आपको कुछ नहीं करना है, सब मशीन करेगी। अभी तक मशीन आपके दिए गए निर्देशों का पालन कर रही थी, फिर हमने मशीन को थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बनाया और मशीन निर्णय लेने लगी अपने हिसाब से, समस्याओं को समझ के निर्णय लेने लगी, उसको सुपर कंप्यूटर कहा गया। लेकिन इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाया हमने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में क्या है, बुद्धिमत्ता का प्रवेश कराया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बुद्धिमत्ता जुड़ गई, तो वो जो मशीन बनी वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है। ये एक ऐसी मशीन है जो नया सृजित करेगी। आप एआई बेस्ड कंप्यूटर है, उसको बोलोगे कि भाई पोएट्री लिख दे, पोएट्री लिख देगा वो। उनने कहा कि नदी पे पोएट्री लिखना है, तो 1000 पोएट्री लिख के दे देगा नदी की, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। भाई आदमी भी एक पोएट्री लिखने में, उनने कहा हो सकता है कि उसको 1 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। आदमी की भी सृजन की क्षमता सीमित है ना, ऐसा थोड़ी कि जो गायक है, जो कवि है, वो रोज ही कविता लिख दे रहे हैं। लेकिन मशीन की कोई क्षमता नहीं है वो। आपने इधर उसको निर्देश दिया और उसी निर्देश के आधार पे उसने तत्काल
1000 पोइट्री लिख देगा, 1000 गाने लिख देगा। तो ये जब क्षमता किसी मशीन में आती है तब उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, एआई बेस्ड क्षमता। और देखो ये अभी भी इस पे काम चल रहा है, अभी भी इसी पे रिसर्च चल रहा है। अभी भी जो एआई बेस्ड मशीन है, जैसे आप चैट जीपीटी सुन रहे हो या गूगल की अपनी एआई है, एप्पल का सिरी है, अभी भी क्या है ना कि नए विचारों की सृजन की क्षमता अभी उस स्तर पर नहीं आई है जिस स्तर पर आने वाले समय में हमको दिखाई देगी। तो देखो ये तीन चीजें जब किसी मशीन में आती हैं तो उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। और देखो इस कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त है या नहीं, और यदि उसमें एआई है तो कितना है, एक जिसको कहते हैं ना मापन। एआई बेस्ड मशीन की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कोई मशीन कितनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त है, उसकी सक्षमता या उसकी क्षमता, इसके लिए जो एक टेस्ट होता है इसको ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो देखो तुम यही नहीं समझ रहे हो कि अभी तक कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम बनाते थे, कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर क्या है, एक निर्देश दे दिया कि ऐसा 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 करना है। तो जब कंप्यूटर से पूछा जाता था कंप्यूटर वैसा वैसा कर देता था, क्योंकि कंप्यूटर वैसा प्रोग्राम्ड है। यहाँ पे जो कोडिंग की जा रही है, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग की जा रही है, वो मशीन में ऐसी क्षमता विकसित कर रही है कि अब मशीन को निर्देश देने की कोई जरूरत नहीं है। यही मतलब उसकी जो प्रोग्रामिंग वो ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि अब उसको निर्देश देने की आपको जरूरत नहीं है। यही तो बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य है ना भाई। मनुष्य को बुद्धिमान क्यों कहते हैं, कि उसको निर्देश देने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति निर्णय ले रहा है। तो यहाँ पर जो मशीन की कोडिंग की जा रही है, मशीन में जो ऐसी प्रोग्रामिंग की जा रही है कि अब उसको निर्देश देने की जरूरत नहीं है, वो खुद सक्षम। भाई यही तो बुद्धिमान है ना, कि अब मशीन खुद सक्षम है। मतलब देखो इसका भी स्तर है कि जैसे हम सेंसर का उपयोग करते हैं, सेंस कर लेता है कि कमरे में एसी लगा है, पंखा लगा है, वो क्या है, टेम्परेचर को सेंस करता है कि जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हुआ उनका गर्मी लगने लगेगी, पंखा चालू हो जाएगा, 35 डिग्री के ऊपर एसी चालू हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर उनका 15 डिग्री के नीचे जाएगा और हीटर चालू हो जाएगा। तो ये क्या है, सेंसर। ये तो बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज का एआई है कि सेंस कर ले रहा है चीजों को। यही सेंस की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कि आपकी वो फीलिंग को सेंस करने लगेगा कि आप क्या समझ रहे हैं, आपके चेहरे के हाव भाव को समझ के, और वो फिर निर्णय लेगा। आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेगा वो। तो अब उसको अब निर्देश देने की जरूरत नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की गई है कि उसमें ऐसी क्षमता आ गई है कि वो स्वयं निर्णय ले चल रहा है, नए विचारों का सृजन कर ले रहा है। मतलब वो ऐसी कोडिंग ही है, और वही उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रही है। और कोई मशीन कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसके लिए क्या है, उसका ट्यूरिंग टेस्ट होता है। एक साइंटिस्ट थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने जो मशीन बनाई थी वहीं से एआई की शुरुआत हुई है। इनका नाम 1935 में एक एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटरिंग मशीन बनाई थी, 1935 में। एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन, एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन बनाई थी कि ये जो मशीन थी ना, यहीं से एआई की। ये देखो ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है, एक वैज्ञानिक नाम याद रखना, एलन ट्यूरिंग, उन्हीं के नाम पे है ये मशीन। ये बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यदि जर्मनी हारा है या हिटलर की पराजय हुई है तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इसने हिटलर के एक मतलब इसने अपने कंप्यूटर की सहायता से हिटलर के कोडों को बस्ट कर दिया था, उसको खोल दिया था, और हिटलर की वास्तविक स्थिति पता लग गई थी। ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग, इन्हीं ने एक जो शुरुआत की थी। तो यहीं से देखो क्या है
एआई बेस्ड, मतलब यहीं पर पहली बार स्थापित होने लगा है कि यार मशीन को भी हम इंटेलिजेंट बना सकते हैं, जो मानव की तरह सोच सकती है। ठीक है ना। तो उन्होंने जो मशीन बनाई थी वो आज भी उन्हीं के नाम से जानी जा रही है, और एआई की टेस्ट करने के लिए आज भी ट्यूरिंग टेस्ट ही होता है। ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये शुरुआत हुई है। आपको इसमें कितनी चीज याद रखना है, पहले तो ये चीज याद रखना कि कोई मशीन बौद्धिक होगी उसके लिए तीन चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्धिमत्ता का मापन के लिए ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है। ट्यूरिंग टेस्ट मतलब एलन ट्यूरिंग ने 1935 में एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन बनाई थी जो एआई का मापन करती है। फिर आगे और भी वैज्ञानिक है, हर्बर्ट साइमन ने कुछ सोचा, उसमें अपन को कोई मतलब नहीं है ज्यादा जाने का। अपन को जो अगला नाम याद रखना है वो है, इस एआई का पिता कहते हैं उसको, और वो है जॉन मैकार्थी। एआई का जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी को। जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले इसी मतलब एआई बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की शुरुआत की थी, और इन्हीं को फिर क्या है, जनक माना गया है एआई का, जॉन मैकार्थी। आप तो बस इनका नाम याद रखना, पहले एलन ट्यूरिंग का नाम याद रखना और दूसरा नाम क्या है, जॉन मैकार्थी। फिर देखो इस एआई में जो भाषा है, जैसे कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती थी तो उसमें क्या अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इस एआई के लिए क्या है, आपको LISP एक ये भाषा है, दूसरी भाषा है जावा, तीसरी भाषा है प्रोलॉग, और पाइथन। इतनी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ना लिस्प, ये भाषा को जॉन मैकार्थी ने ही विकसित किया था। ठीक है। तो देखो एलन ट्यूरिंग, फिर बाद में जॉन मैकार्थी, बस दो ही नाम याद रख लो अपने, इतना ही है एआई के विकास के संदर्भ में। फिर हमको इसमें देखना है एआई के प्रकार। एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की एआई होती है। एक को बांटा गया है योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, और दूसरा बांटा गया है कार्य के आधार पर। योग्यता के आधार पर और कार्य के आधार पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दो टाइप की होती है। अब देखो जो योग्यता के आधार पर है वो भी तीन टाइप की है। पहला है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कमजोर, वीक एआई। दूसरी है जनरल एआई, और तीसरी है सुपर एआई। सुपर एआई, वीक एआई, जनरल और सुपर। नाम से ही समझ आ रहा है, वीक मतलब कमजोर, जनरल मतलब सामान्य, और सुपर मतलब एकदम एडवांस एआई टेक्नोलॉजी। अब देखो वीक एआई जो कमजोर है, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त मशीन जो क्या है उतनी ताकतवर नहीं है, या उसमें सोचने समझने की क्षमता वो नहीं है जो सुपर एआई के पास है। तो वीक एआई को हम क्या बोलेंगे, कि वीक एआई को याद रखना नैरो एआई भी कहते हैं, NARROW, नैरो एआई भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है कि यह केवल एक ही टास्क करने में सक्षम है, केवल एक ही
टास्क करने में सक्षम है, एक ही टास्क करने में सक्षम है और केवल पूर्व निर्धारित कार्यों के साथ काम करती है। वो प्री प्रोग्राम्ड टाइप का है कि उसकी जैसी प्रोग्रामिंग करती है वैसे ही वो कार्य करती है। इसको हम कहते हैं वीक एआई। और इस वीक एआई का उपयोग हम करते हैं, जैसे अमेजन का एलेक्सा आता है, ये भी वीक एआई का उदाहरण है। एप्पल की सीरी है, ये भी वीक एआई का उदाहरण है कि उसको जिन कामों के लिए प्रोग्राम्ड कर दिया गया है वो वही काम करेगी। नैरो एआई, ठीक है ना। अमेजन का एलेक्सा और एप्पल का सिरी, ये दो उदाहरण याद रखना। अमेजन का एलेक्सा और एप्पल का सिरी। फिर दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य। सामान्य क्या है? ये मानव बुद्धि के समान टास्क कार्य करने में संभव है। मानव बुद्धि के समान कार्य करने में सक्षम है। और इसका उदाहरण लिख लेना, गूगल की सेल्फ ड्राइव कार। गूगल की सेल्फ ड्राइव कार आती है, टेस्ला की सेल्फ ड्राइव कार आती है। तो ये जो सेल्फ ड्राइव कार वाले फंक्शन है, ये क्या है? जनरल एआई का उदाहरण है। और फिर तीसरा है सुपर एआई। सुपर एआई तो इसको क्या कह सकते हैं? शक्तिशाली एआई, कि यह किसी भी कार्य को करने में सक्षम है, इसलिए इसको क्या है? स्ट्रांग। स्ट्रांग या स्मार्ट, स्ट्रांग एआई या स्मार्ट एआई भी कहते हैं। और ये मानव बुद्धि से अधिक, मानव बुद्धि से अधिक टास्क करने में सक्षम है। मानव बुद्धि से अधिक टास्क करने में सक्षम है और एक साथ कई टास्क कर सकता है। एक साथ कई टास्क कर सकता है, एक साथ कई टास्क कर सकता है। देखो, हमने जो मशीन बनाई थी वो पहले ही हमारी शारीरिक क्षमताओं से तो बहुत आगे है कि आदमी एक गड्ढा खोदेगा तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने कहा गड्ढा खोदा सुबह से शाम तक तो 4 फीट या 5 फीट का गड्ढा खोद पाया। जबकि एक ऐसी मशीन आ गई है कि यदि वो दिन भर काम कर लें तो मनुष्य जितना एक साल में काम करेगा वो एक दिन में काम करने का क्षमता रखती है। मनुष्य के एक साल का काम और मशीन के द्वारा किया गया एक दिन का काम बराबर है, इतना अंतर है मशीन और मानव की शारीरिक शक्ति में। लेकिन फिर भी मशीन में दिमाग नहीं था, उसको निर्देश देना पड़ता था तब वो कार्य करती थी। अब यहां पर मशीनों ने मानव की बुद्धिमत्ता को भी क्रॉस कर दिया है। और वही अंतर है कि जो शारीरिक कार्य क्षमता में अंतर है ना, बौद्धिक क्षमता में भी धीरे धीरे अंतर पैदा होते जा रहा है कि हमसे ज्यादा तेज और हमसे अच्छा सोच पा रहे हैं। एक साथ कई टास्क, अभी उन्होंने, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कि तुम पढ़ भी ले रहे हो, मूवी भी चल रही है, गाना भी सुन ले रहे हो सकता है कई लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वो तो फालतू बात है। आदमी एक बार में एक टास्क करने में ही सक्षम होता है, ये बहुत सारे टास्क एक साथ और बहुत दक्षता के साथ। एक निर्देश दे रहा है वो तो कर ही रहे हैं, उसको 10 लोग निर्देश दे रहे हैं, 10ओं का पालन कर रहा है। तो इसी एआई को कहते हैं हम सुपर एआई। और इस सुपर एआई का उदाहरण है डीप ब्लू। डीप ब्लू, ये डीप ब्लू क्या है? आईबीएम कंप्यूटर, जो आईबीएम कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित एक एआई है डीप ब्लू। इसने क्या है, शतरंज के खिलाड़ी, इसको आईबीएम के नाम से याद रखना। डीप ब्लू किसका है? आईबीएम कंप्यूटर की मशीन कंपनी है। आई बी एम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंपनी है। इस कंपनी ने एक डीप ब्लू एआई बनाया और इसने क्या है, शतरंज के दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी गैरी कास्पोरव को हराया।
इसको हराया। तो ये कहलाती है सुपर एआई, स्ट्रॉन्ग एआई या फिर स्मार्ट एआई। ठीक है ना। तो देखो ये योग्यता के आधार पर एआई के प्रकार हैं, वीक, जनरल और स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग तो हम उपयोग ही नहीं करते, हम तो अभी भी क्या है, वीक एआई पर ही है, मतलब जो सामान्य आदमी उपयोग कर रहा है। फिर दूसरा इसका क्या प्रकार देखा था हमने, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर एआई का प्रकार। कार्य के आधार पर पहला प्रकार है प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव मशीन। प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव मशीन। देखो प्रतिक्रियाशील मशीन क्या है, ऐसी एआई युक्त मशीन होती है जो केवल दिए हुए कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य को नहीं कर सकती। दिए हुए कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं कर सकती। दिए हुए कार्य के अलावा अन्य कार्य को नहीं कर सकती। और ये मशीनें केवल क्या है, वर्तमान परिदृश्य पर, वर्तमान परिदृश्य पर, ये मशीनें केवल वर्तमान परिदृश्यों पर ही प्रतिक्रिया देती हैं। वर्तमान परिदृश्य पर प्रतिक्रिया देती हैं। और इसका उदाहरण है जो अभी हमने देखा, डीप ब्लू। ठीक है ना, शतरंज खेलने का काम दिया गया था, वो शतरंज खेल रहा था, बात खत्म हो गई है। बहुत देखो योग्यता के आधार पे डीप ब्लू सुपर एआई के अंतर्गत आता है, लेकिन जब कार्य के आधार पे देखते हैं तो डीप ब्लू एक क्या है, रिएक्टिव मशीन एआई है। तो ये कार्य के आधार पर एक डिवीजन है कि एक रिएक्टिव मशीन है। दूसरी होती है एक सीमित मेमोरी, सीमित मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी क्या होती है, प्री नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना काम करती है। प्री नॉलेज व ऑब्जर्वेशन करके कार्य करती है। प्री नॉलेज एवं ऑब्जर्व करके काम करती है। और इसका उदाहरण लिख लेना, सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है ना। अब देखो जो रिएक्टिव मशीन है वो केवल रिएक्ट कर रही है, आपने काम दिया था, उनने काम कर दिया है, बात खत्म हो गई है। सीमित मेमोरी में क्या है, थोड़ा सा वो चीजों को याद रख रही है। और इसका उदाहरण है गूगल की जो कार आ रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, उसमें भाई आपने पूरा मैप तो फिट कर दिया है, लेकिन वो फिर भी क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके भी चलती है। ऑब्जर्वेशन की उनमें क्षमता होती है और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो निर्णय ले लेती है। तो उसको कहते हैं हम लिमिटेड मेमोरी एआई। तीसरी फिर कैटेगरी होती है थ्योरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क सिद्धांत। थ्योरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइंड। देखो ये इस तरह की मशीनें हैं जो मानव के व्यवहार, पसंद नापसंद, सुख दुख आदि को ऑब्जर्व कर लेती हैं। मानव के व्यवहार,
पसंद, नापसंद, दुख, सुख आदि को ऑब्जर्व करती है। आदि को ऑब्जर्व कर लेती है और उसके हिसाब से काम करती है। और इसका उदाहरण लिख लेना, जैसे हमने कल देखा था सोफिया रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये इसी टाइप की है। मस्तिष्क, दिमाग को पढ़ती है वो आपके, कि आपका व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से वो कार्य करती है। आपका मूड कैसा है, अभी आप थोड़े से गम में हो, सुख में हो, दुख में, क्या है, उसके हिसाब से निर्णय करती है। और चौथा होता है सेल्फ अवेयरनेस, कार्य के आधार पर है आत्म जागरूक। आत्म जागरूक एआई, ठीक है ना। ये क्या है, मानव की भावनाओं को, मानव की भावनाओं को पहचानने में सक्षम होगी। मानव की भावनाओं को पहचानने में सक्षम होगी। और याद रखना, अभी तक ऐसा कोई एआई मशीन नहीं बनी है जो मानव की भावनाओं को समझ सके। देखो, मानव की भावनाओं को समझना बहुत कठिन है। आज तक मानव खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझ पाया है भाई। चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, इससे एक अंदाजा लगाना और उसके अंदर की फीलिंग को समझना बहुत बड़ी बात है। कोई आपकी अंदर की फीलिंग की, उसी को तो कहते हैं फिर सोलमेट। सोलमेट का मतलब क्या है, कि जो आपके अंदर की भावनाओं को समझ रहा है ना। कि इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। मतलब चेहरे पे तो मुस्कान है, तो ये जो थ्योरी वाला है ना, ये क्या सोचेगा, तुम बहुत खुश हो। ये तो आपके चेहरे की खुशी देख के समझ जाएगा कि तुम खुश हो, और उसके हिसाब से वो काम करने लगेगा। कि तुमने उससे गाना लगाओ तो वो पंजाबी सॉन्ग लगा देगा। ये अंदर की बात समझाएगा कि नहीं, इसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इसके अंदर अंदर से ये दुखी है, दुनिया को भ्रमित करने के लिए चेहरे पे झूठी मुस्कान लेके फिर रहा है। तो उसको कहेंगे हम सेल्फ अवेयरनेस। आपके अंदर की फीलिंग समझ आए। क्योंकि देखो, सोचो, आज आदमी आदमी की फीलिंग अभी तक नहीं समझ पाया है भाई। दुनिया में बहुत कम आदमी मिलते हैं ना जो आपकी फीलिंग को समझे, फीलिंग को समझे, अंदर की भावनाओं को समझ जाए। कि आप जो चीज बता रहे हो वो नहीं देखे हो, आप जो चीज छुपा रहे हो वो समझ जाए। और जो चीज छुपा रहे हो वो समझ जाए, तो वो तो फिर सॉलमेट हो गया। तो इस स्तर पे काम चल रहा है। हालांकि देखो, अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो मनुष्य के अंदर की भावनाओं को समझ पाए। लेकिन बहुत जल्द इस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि ऐसी मशीन है जो मनुष्य की फीलिंग समझ जाएगी। देखो, जो मशीन मनुष्य की फीलिंग समझ गई, वो मशीन तो समझ लो मनुष्य ही हो गई। क्योंकि आदमी के अंततः यही है कि वो भावना प्रधान है, कि भाई फीलिंग्स उसके अंदर ज्यादा होती है, मशीन में कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन समय के साथ ऐसी दुनिया बदल रही है कि आदमी मशीन में कन्वर्ट होते जा रहा है। आदमी की फीलिंग खत्म होते जा रही है, वो मशीन की तरह जी रहा है। सुबह उठ रहा है, नहा रहा धो रहा है, काम पे जा रहा है, शाम को आके एक मशीन जैसे काम करती है वैसे। तो आदमी को हम मशीन बना रहे हैं और मशीन को आदमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भविष्य की एआई है। तो याद रखना, आपसे पूछेगा कि भविष्य की एआई को क्या कहेंगे, तो भविष्य की जो एआई है वो सेल्फ अवेयरनेस है। भविष्य की एआई सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है ना। अभी इस स्तर की कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन आने वाले बहुत जल्द ही हमको क्या है, ऐसी मशीनें दिखाई देंगी जो मानव की भावनाओं को समझने में पूरी तरीके से सक्षम होगी। ठीक है ना। तो देखो, ये एआई के प्रकार हैं। दो प्रकार की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक योग्यता के आधार पर बांटते हैं और एक
कार्य के आधार पे बांटते हैं। योग्यता के आधार पे अपन ने देखा वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। वीक एआई मतलब क्या है, एक बार में एक टास्क करेगा। जनरल एआई क्या होता है, आदमी जैसे काम करने की स्थिति में हो जाता है, उसको जनरल एआई कहते हैं। और तीसरा सुपर एआई है, जो आदमी को क्रॉस कर गया, आदमी की क्षमता से ज्यादा बौद्धिक क्षमता आ गई है उसमें, उसको हम सुपर एआई कह रहे हैं। फिर कार्य के आधार पे भी हमने देख लिया कि कार्य के आधार पे एक देखा कि रिएक्टिव, जो केवल प्रतिक्रिया देती है, तात्कालिक रूप से एक काम करती है, जो उसको निर्देश दिया जाएगा उसी के संदर्भ में। फिर दूसरी होती है सीमित मेमोरी, जो थोड़ा सा एडवांस्ड होती है, ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है। बहुत ज्यादा क्षमता आता है थ्योरी ऑफ माइंड, मस्तिष्क सिद्धांत के आधार पे, कि ये जो एआई है वो मानव के मस्तिष्क को पढ़ने की क्षमता रखती है। और अंत में आती है जो आपकी आत्मा को जानने का प्रयास करेगी कि आपके अंदर की फीलिंग क्या है, उसको समझ जाए वो। ठीक है ना, तो ये एआई के प्रकार हैं। फिर एआई के चरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के चरण, स्टेप्स। देखो, चरण से पहले इसकी आप प्रक्रिया को जान लो, प्रोसेस। बस देखो, पॉइंट पॉइंट याद रखना है, एआई की प्रोसेस। तो एआई की जो प्रोसेस है उसमें तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहली होती है लर्निंग। लर्निंग, और लर्निंग का मतलब क्या है, मशीन के अंदर, मशीन के अंदर सूचनाएं और नियमों को डाला जाता है। सूचनाएं एवं नियमों को डाला जाता है। मशीन के अंदर सूचनाएं एवं नियमों को डाला जाता है, तो क्या कहलाती है, पहली प्रोसेस है लर्निंग। दूसरी प्रोसेस को कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग ये क्या है, इसके अंतर्गत मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है इनपुट सीट में। मतलब देखो, पहले प्रोसेस में आपने क्या है, मशीन के अंदर सूचनाएं डाल दी, सूचनाएं डाल दी, नियम डाल दिया, कैसे क्या काम करना है, सारी चीजों को डाल दिया। अब मशीन आपकी दी गई सूचनाओं और इनपुट के आधार पर काम करेगी, प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद क्या है, रिजल्ट देगी। भाई, मशीन को आपने जो काम दिया है, जो निर्देश दिए हैं, उसके आधार पे आपको वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, प्रोसेस करके जो रिजल्ट या कंक्लूजन देती है, वो रीजनिंग रीजनिंग कहलाती है। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन नाम से समझ रहा, सेल्फ करेक्शन एक मतलब मशीन अब ऐसा काम करती है, उसको ऐसा एल्गोरिदम दे दिया जाता है कि वो स्वयं अपनी गलतियों को सही करके और फाइनल रिजल्ट एकदम सही देती है। आपको गलती ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ करेक्शन करती है। तो बस आप तो देखो, तीन चीज याद रखना, एआई की प्रक्रिया के तीन, प्रक्रिया में तीन होते हैं स्टेप्स, एक होता है लर्निंग, रीजनिंग और सेल्फ करेक्शन। अब फिर इसमें पूछ लेता है वो, एआई के चरण को बताइए, बुद्धिमत्ता की कार्य प्रणाली के चरण, कार्य प्रणाली के चरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कार्य प्रणाली के चरण। पहला चरण है इसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्कोपिंग। मतलब एआई संबंधी कार्य की समस्याओं की पहचान कर, मतलब समस्याओं की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करना, सूचीबद्ध करना। दूसरा इसका चरण होता है जिसको कहते हैं डाटा एक्विजिशन।
मतलब एआई संबंधी डाटा का संग्रहण, एआई संबंधी डाटा का संग्रहण करना। तीसरा चरण है डाटा एक्सप्लोरेशन। डाटा एक्सप्लोरेशन। और चौथा चरण है मॉडलिंग। और पांचवा चरण है एवोल्यूशन, मूल्यांकन। देखो, बस नाम नाम याद रख लेना, प्रॉब्लम स्पोकिंग, डाटा एक्विजिशन, डाटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और एवोल्यूशन। क्या होता है एक्सप्लोरेशन में भाई, नाम से ही उसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो एआई संबंधी डाटा का संग्रहण किया गया है, उस संग्रहित डाटा में अच्छी तरीके से नए तथ्यों का पता लगाना। जब नए तथ्य पता लगा जाएंगे तो उनका फिर क्या है, इस चरण मॉडलिंग के तहत क्या है, उनका विश्लेषण किया जाएगा और अंत में मूल्यांकन करके रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये एआई की कार्यप्रणाली के इतने चरण हैं, इतने चरणों में एआई कार्यप्रणाली वर्क करती है। फिर देखो, ये एआई के संदर्भ में बस इतना ही है। इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं, खासकर जैसे भारत में एआई, भारत में एआई। तो देखो, भारत के कुछ स्टार्टअप है जिनका नाम याद रखना आप। एआई से संबंधित कुछ स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप कंपनियां हैं। जैसा है एक एक्टिव एआई, एक कंपनी है एक्टिव, एक्टिव एआई। ये क्या है, बैंकिंग रिटेल सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग रिटेल सर्विस प्रदान करने वाली स्टार्टअप है। दूसरा है AINDRA सिस्टम। ये क्या करता है, वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरण, वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरण को बनाता है। ठीक है ना। फिर एक और है ARIT, AIRTIVATIC, एर्टिवेक्टिक। ये क्या है, ऐसे कैप्सूल जो शरीर से डाटा प्राप्त करने के लिए शरीर में प्रवेश करें, मतलब ऐसे कैप्सूल। और ये कैप्सूल क्या है, कैप्सूल नहीं, रोबोट हैं, इतने छोटे छोटे रोबोट बनाती हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं, डाटा प्राप्त करते, मतलब डाटा यहाँ पे क्या है, शरीर की सूचनाओं का, मतलब मेडिसिन से संबंधित है। जैसे एक्सरे वगैरह होता था ना, तो उसी का ये संशोधित रूप है कि अब आपके शरीर में इतने छोटे रोबोट के कैप्सूल डाले जाएंगे और वो सारा डाटा लेके आएगा शरीर के अंदर से। फिर एक और एआई है, आर्या एआई, ARYA, आर्या एआई। ये क्या कर रही है, ये ये न्यूरल नेटवर्क का निर्माण कर रही है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या है, मतलब मस्तिष्क के समान कार्य करने वाली युक्ति का निर्माण कर रही है। मानव मस्तिष्क समान, बस इतना लिख लेना, मानव मस्तिष्क के समान, मानव मस्तिष्क के समान। फिर एक है फ्लूइड एआई,
एफ, हाँ ये सब स्टार्टअप के नाम ही हैं। आर्या एआई ये क्या कर रही है, न्यूरल नेटवर्क का निर्माण कर रही है, जो मानव मस्तिष्क के समान काम करने वाले नेटवर्क को चलाएगी। फिर एक्टिव एआई है, जो बैंकिंग रिटेल में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एआई का निर्माण कर रही है। ये सब स्टार्टअप है। इन स्टार्टअप के नाम याद रखना है, क्योंकि वो सीधे यही पूछेगा कि भारत में बैंकिंग सर्विस रिटेल को प्रोवाइड करने वाली एआई स्टार्टअप कौन सा है, एक्टिव एआई। फिर है कि फ्लूइड एआई, ये क्या कर रही है, चेहरे के पहचान और वित्त से संबंधित समस्या समाधान के लिए सर्विस प्रदान, चेहरे की पहचान व वित्त से संबंधित समस्या के समाधान के लिए, वित्त से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सर्विस प्रदान करती है। फिर है मॉर्फ एआई, MORPH मॉर्फ एआई, ये स्टार्टअप है। ये क्या कर रहा है, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस के लिए चैटबॉट का निर्माण करता है। चैट बॉट मार्केटिंग, ठीक है ना। जो कस्टमर केयर होते थे आजकल सब बंद हो गए, सब जगह क्या चैटबॉट लगा दे रहे हैं। आप फोन लगा, वो कंप्यूटर फोन उठा रहा, तो वो चैटबॉट है। तो ये चैटबॉट कौन बना रही है, भारत में मॉर्फ एआई एक स्टार्टअप है, ये बना रही है। फिर एक है SIGTUPLE सिगटपल, ये क्या है, मेडिकल संबंधी एआई का निर्माण कर रही है, मेडिकल संबंधी। फिर है टाटा एलेक्सी, ये क्या है, भारत में सेल्फ ड्राइविंग कार, भारत में सेल्फ ड्राइविंग कार टाटा एलेक्सी के नाम से हो रहा है, ये स्टार्टअप है नया। और फिर है जेंसर टेक्नोलॉजी, ZENSAR, जेंसर टेक्नोलॉजी, ये क्या कर रही है, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में रणनीति बनाती है, रणनीति बनाने के लिए एआई से संबंधित सेवाएं प्रदान कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये भारत की कुछ चर्चित स्टार्टअप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। फिर भारत में एआई के संदर्भ में एक दो चीज और हैं जिनको जानना जरूरी है। देखो 2018-19 में नीति आयोग ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम शुरुआत करने की घोषणा की थी। कब, 2018-19 में नीति आयोग, क्या, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम। फिर 2020 2020 में क्या, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये सम्मेलन बुलवाया, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी एआई कार्यक्रम, उत्तरदायी एआई कार्यक्रम।
फिर 2020 में ही सरकार ने दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एआई स्कूल की शुरुआत की, दिल्ली में। स्कूल ऑफ एआई, स्कूल ऑफ एआई कहां पे? दिल्ली में। और जो भारत की एआई रणनीति है, याद रखना, यह है एआई फॉर ऑल। ये भारत की एआई रणनीति है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी के लिए, एआई फॉर ऑल। फिर देखो, एक है एरावत, एआई रिसर्च एनालिटिक एंड नॉलेज एसिमुलेशन प्लेटफॉर्म, AIRAWAT, एरावत। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, AIR। तो देखो, एआई तो मतलब समझ रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आर से है रिसर्च, रिसर्च एनालिटिक, एनालिटिक एनालिटिक्स एंड नॉलेज, नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म, एरावत के नाम से। इसकी घोषणा 2018-19 के बजट में की गई थी। और ये क्या है? ये नीति आयोग की एक पहल थी, जिसमें एआई विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति आयोग ने क्या कहा? विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया है एरावत के नाम से। और इसका उद्देश्य क्या है? ये भविष्य के लिए, भारत के लिए एआई संबंधी नीतियों को बनाएगा। तो यह एरावत का नाम याद रखना है, ये भविष्य के लिए भारत में एआई संबंधी नीति बनाएगा। और भारत की एआई नीति क्या है? एआई फॉर ऑल। फिर देखो, व्योम मित्र तो आप जान ही रहे हो, एक इसरो ने द्वारा बनाया गया एक हाफ ह्यूमैनॉइड रोबोट है, जो क्या है, भारत के गगनयान मिशन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। फिर इसको भी हम देख चुके हैं, एक लक्ष्मी रोबोट बनाया था बैंकिंग सिस्टम में काम करने के लिए। तमिलनाडु का सिटी यूनियन बैंक में 2016 में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट बनाया था। ये भी एआई से युक्त है और ये अंग्रेजी में बात करने में सक्षम है। फिर इंदौर में क्या है? रोबोट ट्रैफिक सिस्टम है, रोबोट ट्रैफिक सिस्टम इंदौर में है। फिर एक चैटबॉट है आस्क दिशा नाम से, ASKDISHA, आस्क दिशा। ये क्या है? चैटबॉट है। और ये IRCTC का है, IRCTC चैटबॉट। IRCTC समझ रहे हैं? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और बाकी देखो, ये संस्था तो हमने कल भी देखी थी, CAIR क्या थी? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों के लिए काम करती है। फिर एक और है कैंपा नाम से, एक एआई सिस्टम भारत में है, कैंपा। ये भी क्या है? ह्यूमैनॉइड
रोबोट है जो बेंगलुरु के केम्पागौड़ा हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को जानकारी देता है। बेंगलुरु के हवाई अड्डे का नाम है केम्पागौड़ा हवाई अड्डा। वहां पे एक एआई बेस्ड मशीन स्थापित की गई कैंपा नाम से, जो लोगों को जानकारी दे रही है। फिर AT8 मैन, 8 मैन, ये क्या है? डीआरडीओ और सीआईए के द्वारा निर्मित रोबोट है। दोनों ने मिलकर एक ऐसा एआई युक्त रोबोट बनाया है, जो काय के लिए बनाया था? जो कोविड 19 से प्रभावित लोगों की छाती का एक्सरे लेता था, मतलब ह्यूमन टच को रोकना था ना, तो ये एक्सरे लेने के लिए एक उनने बनाया था। बस इतना ही बहुत है। और अब देखो कुछ फैक्ट है मैं जो बता दे रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। जैसे एक होता है एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंस। देखो इसमें एक है सिरी, SIRI। ये किसका है? एप्पल कंपनी का है, और ये 2001 में है, 2011 सॉरी। फिर दूसरा है कोर्टाना, CORTANA। ये किसका है? 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का है। एलेक्सा, एलेक्सा 2014 अमेजोन का। फिर BIXBY, बिक्सी बाई ऐसा करके, बिक्स और बाई, BIXBY 2017 और सैमसंग कंपनी का है। समझ रहे हैं ना? वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, अपन जो काम मुंह से बोलते हैं और मुंह से बोलने को ये सुन के और काम करने लगता है। ठीक है ना? बाकी देखो एक माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक चैटबॉट बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया? चैटबॉट। चैटबॉट मतलब समझ रहे हैं ना, बात करने वाला एक एआई बेस्ड रोबोट बनाया था, जिसका नाम रखा था उसने चैट जीपीटी। CHATGPT, चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट का एक चैटबॉट था। इसको उसने ओपन किया था, आप इससे कोई भी सवाल पूछ लो वो उसका कोई ना कोई आंसर जरूर देता था, चैट जीपीटी के नाम से। फिर इसी को देखते हुए चैट जीपीटी की तर्ज पर 2023 में गूगल ने अपना एक चैटबॉट बनाया, गूगल चैटबॉट के नाम से ही। 2023 में गूगल चैटबॉट। ठीक है ना? और फिर हाँ, हाँ, कौन ने? ओपन एआई का मतलब क्या है? ओपन है, सबके लिए बनाया, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है वो। माइक्रोसॉफ्ट का है चैट जीपीटी। फिर इसमें देखो बाकी सब चीज तो लिख ली। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जापान ने अपने देश में फिफ्थ जनरेशन नामक एक प्लान प्रारंभ किया था। फिफ्थ जनरेशन, ये प्लान था जापान का, काय के लिए? एआई को लिए, 1981 में। सोचो वो 1981 में एआई से संबंधित प्रोग्रामिंग कर रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। जापान का प्लान था फिफ्थ जनरेशन प्लान। ठीक है ना?
बाकी मध्य प्रदेश तो पता है कि मध्य प्रदेश ने तो अपनी स्कूली शिक्षा में एआई को पढ़ाना चालू कर दिया है, और मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो अपनी स्कूली शिक्षा में एआई को पढ़ाया है, उसने सिलेबस में शामिल कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। देश का पहला राज्य है जो स्कूल के बच्चों को एआई पढ़ा रहा है। ठीक है ना। तो देखो ये एआई अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें देखो 3 शब्द होते हैं जो और समझ लो। एक शब्द होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या होती है भाई? मशीन लर्निंग उसको कहते हैं कि जब आपकी कंप्यूटर या मशीन क्या हो, खुद से लर्न करने की एबिलिटी आ जाए उसमें, खुद से लर्न, सीखने की क्षमता। जब कंप्यूटर में खुद से सीखने की क्षमता हो जाती है तो उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। और इसका आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। 1959 आर्थर सैमुअल। ठीक है ना। मतलब देखो ये भी एक टाइप की एआई ही है, लेकिन ये बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति में कि मशीन खुद से ही उसको जो डाटा दिया जाता है, उसको जो निर्देश देती है, उसी के आधार पे क्या है वो सीखती है, और जब वो सीखना चालू कर देती है तो उसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। फिर एक शब्द आता है, इसको कहते हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग क्या है? देखो ये भी जो आपका मशीन लर्निंग है उसी का एक सबसेट है, मतलब मशीन लर्निंग का ही एक पार्ट कह सकते हैं, जिसमें क्या है वो मशीन अपनी आप को सुधार के, देखो सीख तो रही है और सुधार भी रही है, अपने एल्गोरिदम को जांच रही है, गलतियों को सीख रही है और फिर उसको सुधार भी ले रही है। इसको कह रहे हैं हम डीप लर्निंग। ठीक है ना। मतलब क्या है कि देखो मशीन लर्निंग तो एक ऐसी एआई है जो खुद से लर्न करने की क्षमता रखती है। जो डीप लर्निंग है वो डीप लर्निंग एक ऐसी मशीन लर्निंग है, इसको ऐसा लिख लेना, ऐसी मशीन लर्निंग, एक ऐसी मशीन लर्निंग है जो एआई युक्त है व मनुष्य के कुछ प्रकार, मनुष्य के कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके की नकल करती है। एक ऐसी मशीन लर्निंग है जो एआई युक्त है और मनुष्य के कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के जो तरीके हैं उनकी नकल करती है, उसको डीप लर्निंग कह रहे हैं। ठीक है ना। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों ही एआई के पार्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत दोनों ही है। पहले मशीन लर्निंग है, मशीन अपने आप से सीखती है, फिर मशीन लर्निंग के अंतर्गत ही एक नई चीज आ गई डीप लर्निंग, मतलब अब मनुष्य के कार्य करने, ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों को सीख रही है, उसको समझ रही है, अपनी गलती को भी सुधार रही है, इसी को हम कह रहे हैं डीप लर्निंग। ठीक है ना। तो देखो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और इसके साथ ही अपना एआई वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।